नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 29 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपातिक होती है। यानी कोई इंडक्टर है और इसके अंदर जो तात्कालिक यानी किसी निश्चित समय यानी किसी क्षण की शक्ति क्या होगी। तो क्या होगा, देखो ऑप्शन देखो, तात्कालिक धारा व धारा परिवर्तन की दर के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुपातिक होगी। तो इसके समानुपाती होगी, सही है, क्योंकि जो शक्ति होगी वो आई यानी P बराबर V इंटू आई होता है, जबकि V के अंदर इसमें क्या हो जाएगा, -L di/dt। di/dt क्या होगा कि धारा परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा कि एक तो तात्कालिक धारा हो जाएगी और एक हो जाएगी di/dt यानी धारा परिवर्तन की दर, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगी। बी में क्या दे रखा, तात्कालिक धारा के वर्ग नहीं, धारा के में परिवर्तन की दर के वर्ग नहीं, प्रेरक में तापमान पर नहीं, तात्कालिक धारा व धारा परिवर्तन की दर का योग नहीं, गुणनफल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, तात्कालिक धारा व धारा परिवर्तन की दर का गुणनफल के अनुपातिक होगी। अगला क्वेश्चन है, रूप गुणांक का मान शीर्ष गुणांक के बराबर किसमें होता है। यानी किस प्रकार की राशि के अंदर रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर और पिग फैक्टर दोनों का मान बराबर होता है। ऑप्शन देखो क्या, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी है, इसके अंदर किस प्रकार का होगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसके अंदर रूप गुणांक और एक होगा शीर्ष गुणांक। तो देखो अर्ध तरंग के अंदर रूप गुणांक का मान कितना होता है, 1.57 और शीर्ष गुणांक का मान होता है 2। यानी रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर का मान 1.57 और जो पीक फैक्टर उसका मान होता है 2। दूसरे क्या है, वर्ग तरंग। वर्ग तरंग, वर्ग तरंग के अंदर जो रूप गुणांक का मान होता है 1 और शेष गुणांक का मान भी होता है 1, यानी इन दोनों का मान बराबर होता है। अगला क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी पूर्ण तरंग है इस प्रकार का दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसके अंदर रूप गुणांक का मान होता है 1.11 और शेष गुणांक का मान होता है 1.414। अगला क्या है, त्रिकोण तरंग। त्रिकोण तरंग के अंदर जो रूप गुणांक होता है त्रिकोण तरंग, त्रिकोण तरंग के अंदर रूप गुणांक का मान होता है 1.16 और जो शेष गुणांक होता है वो होता है 1.732 यानी √2। एक और कौन सा, आराधाता, आराधाता की सेम यही होता है, आराधाता यानी आरिदाता प्रकार का। तो इसके अंदर भी यही होता है, एक यानी रूप गुणा का मान 1.16 और शेष गुणा का मान 1.732। तो इसमें पूछा क्या है कि किस प्रकार की राशि में रूप गुणांक और शेष गुणांक का मान बराबर होता है। यानी ये रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर इन दोनों का मान किस में बराबर होता है। तो वर्ग तरंग के अंदर देखो, वर्ग तरंग के अंदर पिक फैक्टर का मान भी 1 है और फॉर्म फैक्टर का मान भी 1 है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं इनमें से किसका शीर्ष गुणांक अधिक होगा। शीर्ष गुणांक सर्वाधिक किसका होता है, अर्ध तरंग का। और रूप गुणांक भी पूछ ले तो भी वो भी अर्ध तरंग का ही होगा, रूप गुणांक भी 1.57 अर्ध तरंग का ही होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूप गुणांक और शेष गुणांक का मान वर्ग तरंग में बराबर होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध ओमी प्रतिरोधक में वोल्टेज फेज और धारा के मध्य का कोण क्या होता है। यानी क्या कह रहा है, एक शुद्ध प्रतिरोधी ओमिक प्रतिरोधक यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में फेज और धारा के बीच यानी कि वोल्टेज फेज और धारा यानी किसी फेज की वोल्टता और धारा के मध्य का कोण क्या होगा। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में इन दोनों के बीच का कला अंतर 0 डिग्री होगा।
जबकि यदि शुद्ध कैपेसिटिव के बारे में पूछ ले तो 90 डिग्री, शुद्ध इंडक्टिव के बारे में पूछ ले तो भी 90 डिग्री। यानी शुद्ध कैपेसिटिव या शुद्ध इंडक्टिव में वी और आई इनके दोनों के बीच का कला अंतर 90 डिग्री होता है, जबकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वी और आई के बीच कला अंतर 0 डिग्री होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 ओम के प्रतिरोधक 0.15 हेनरी के प्रेरक और 100 माइक्रोफैराड संधारित्र युक्त आरएलसी परिपथ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ श्रेणी में संयोजित है। प्रेरक की प्रेरक प्रतिघात क्या होगी? यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान पूछा है। क्या क्या दे रखा है? देखो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है कि 12 ओम का प्रतिरोधक है, यानी कोई प्रतिरोधक है जिसका मान क्या है? 12 ओम। तो देखो R बराबर क्या है? R बराबर है 12 ओम। 12 ओम का प्रतिरोधक है। L बराबर क्या है? 0.15 हेनरी। C बराबर है 100 माइक्रो फेरेड। V बराबर है 100 वोल्ट। F बराबर है 50 हर्ट्ज। ज्ञात क्या करना है? एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होगा? तो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफएल। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई का मान कितना हो गया? 22/7 या 3.14। 3.14 इंटू एफ कितना है? 50 इंटू एल का मान, यानी एफ 50 है, एल का मान कितना है? 0.15। तो कितना हो जाएगा? देखो 50 को 2 से गुणा किया 100, 100 को 3.14 से गुणा किया तो कितना हो गया? 314 इंटू 0.15। तो 314 को 0.15 से गुणा किया तो कितना हो रहा है? 47.10। 47.10 क्या है? रिएक्टेंस है, तो कितना हो जाएगा? ओम। तो 47.10 ओम, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो 47.10। अब ऑप्शन देखो, में क्या दे रखा है? 46.13 सही है, क्योंकि हमें 3.14 रखा है। यदि हम 22/7 रखते हैं तो हो सकता है 47.13 भी आए। अगली बी में क्या? 31.83, सी में 19.4, डी में 6.35, ई में 5.14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 46.13, यानी 47.13 राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निकिल आयरन शेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? यानी निकिल आयरन शेल, जिसे हम एडिशन शेल भी कहते हैं, इसकी धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? धनात्मक प्लेट तो होती है निकिल हाइड्रोक्साइड की, ऋणात्मक प्लेट होती है आयरन की। कई बार ये पूछ लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH डाला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक प्लेट किसकी होगी? निकिल हाइड्रोक्साइड की। तो किसमें? ए ऑप्शन देखो, तो निकिल हाइड्रोक्साइड ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? जो डाई H2SO4 होता है, यानी तनु गंधक का अम्ल होता है, ये किसका मिश्रण होता है? यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? तो जो तनु गंधक का अम्ल होता है, इसमें 3 भाग तो होता है जल और 1 भाग होता है H2SO4। इन दोनों का मिश्रण को हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो 3 भाग तो होगा जल का, यानी 3 भाग तो होगा H2O का, और 1 भाग होगा H2SO4। अब ऑप्शन देखो किसमें ये? ए ऑप्शन में देखो 3 भाग H2O और 1 भाग H2SO4 सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए 3 भाग तो होगा जल का, यानी H2O का, और 1 भाग होगा H2SO4 का। अगला क्वेश्चन है यदि 1 एम्पेयर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस समय में लैंप से कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा? क्या कह रहा है कि 1 एम्पेयर की धारा 100 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो आवेश का मान क्या होगा? देखो क्या क्या दे रखा है। I बराबर दे रखा है, I बराबर दे रखा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। T बराबर दे रखा है 100 सेकेंड। 100 सेकेंड। ज्ञात क्या करना है? आवेश। क्यों बराबर ज्ञात करना है? तो सूत्र क्या हो जाएगा?
क्यों बराबर होता है I इंटू टी, यानी I इंटू टी। I का मान कितना है 1 और T का मान कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 बराबर 100 कूलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 कूलम। किस में है ई ऑप्शन में देखो 100, तो यानी 100 कूलम, तो राइट आंसर हो गया ई 100 कूलम। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली दो प्लेट्स पराविद्युत के रूप में वायु के साथ 1 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो धारिता का मान क्या होगा। यानी दो वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें हैं और वायु में दोनों के बीच की दूरी 1 सेमी, तो धारिता का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है कि 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल ए बराबर क्या है 2 वर्ग मीटर, प्लेटों का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर वाली दो प्लेटें, प्लेटों की संख्या क्या है n बराबर है 2, प्लेटों की संख्या है 2, बीच की दूरी d बराबर क्या है 1 सेमी, 1 सेमी। वायु में है तो वायु का जो पराविद्युत होता है वो 1 होता है। तो अब इसका देखो ये है सेमी में और ये है वर्ग मीटर में, दोनों में से किसी एक को बदलना होगा, या तो इसको वर्ग मीटर में, यानी इसको या तो मीटर में बदलो या इसको वर्ग सेमी में बदलो। तो इसको हम वर्ग सेमी में बदल लेते तो कितना हो जाएगा, यानी वर्ग मीटर को वर्ग सेमी में बदलते हैं तो किससे गुणा करेंगे 10 की घात 4 से गुणा करना होगा। तो 2 इंटू 10 की घात 4 यानी 1 2 3 और ये 4, ये हो गया वर्ग सेमी, यानी ये इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20,000 वर्ग सेमी, n 2d दे रखा है। अब सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है अपना कि C बराबर 8.85 इंटू के इंटू ए n -1 बट्टा d इंटू 10 की घात 8, ये आएगा माइक्रो फैराड में। सूत्र क्या है कैपेसिटेंस ज्ञात करने का 8.85 इंटू के इंटू ए n -1 बट्टा d इंटू 10 की घात 8, ये जो भी आएगा ये माइक्रो फैराड में आएगा। तो क्या हो जाएगा देखो 8.85 इंटू के, यानी वायु का पराविद्युत है 1 इंटू कट्टा प्लेटों का क्षेत्रफल इंटू n -1, n कितनी है 2, तो 2 -1 बट्टा बीच की दूरी क्या है 1 इंटू 10 की घात 8, तो क्या हो जाएगा देखो 2 - 1 बराबर 1 और ये हो गया 20,000, 20,000 को 8.85 से गुणा किया तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 17, 17.70, यानी इसको 2 से गुणा किया इंटू 10 की घात 4, क्योंकि 1 2 3 और 4 0 है तो 4 हो जाएगा। तो यानी 8.85 को 2 से गुणा किया तो हो गया 17.70 इंटू 10 की घात 4 इंटू ये बट्टे में ऊपर आएगी तो 10 की घात -8। अब देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 10 की घात 4, इसको 2 तो इस इधर गुना कर लो, कितना हो रहा है 70, 2 घात तो यहाँ आ गई, 2 इसमें से काट दो तो कितना होगा 10 की घात -6, इसमें आएगा ये माइक्रो फैराड। 1770 इंटू 10 की घात -6 माइक्रो फैराड। इसमें पिको फैराड में दे रखा है, तो पिको फैराड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रो फैराड को पिको फैराड में बदलेंगे तो 10 की घात 6 से गुणा करेंगे, तो 10 की घात 6 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -6 से प्लस की 6 होगी तो कट जाएगी, क्या आएगा 1770 पिको फैराड। तो क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस 1770 पीएफ यानी पिको फैराड। किस ऑप्शन में दे रखा है देखो ई ऑप्शन में देखो 1770 पिको फैराड, तो राइट आंसर हो गया ई 1770 पिको
फेरेड। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? यानी इनमें से कौन सा जो विकिरण है विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो अल्फा कण होता है। तो ऑप्शन देखो किसमें है? ए में क्या गामा किरण नहीं, बी में अल्फा कण सही है, सी बीटा कण नहीं, डी पॉजिट्रॉन नहीं, बी ई में क्या है? बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी अल्फा कण है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करता है, उस नियम की खोज किसने की? यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पादित होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो चाहे प्रेरित धारा का हो, ये दोनों ही उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। यह लेंज का नियम है, यानी इसकी खोज लेंज ने की, तो इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंज ने। यानी किसने खोज की? तो लेंज ने की। किसमें? देखो बी ऑप्शन में, देखो लेंज। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर, यानी जो लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो लेमिनेटेड तो एडी करंट हानि को कम करने के लिए करते हैं, और सिलिकॉन धातु हिस्टैरिसीस लॉसेज को कम करने के लिए करते हैं। अब ये दोनों दे दिया कि लेमिनेटेड सिलिकॉन, तो इसे हम यानी एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेज इनको कम करने के लिए, यानी इसे हम लो हानि भी कह सकते हैं, तो लो हानि को कम करने के लिए करते हैं। ऑप्शन देखो, शक्ति इनपुट घटाने के लिए नहीं, लीकेज गुणांक नहीं, लो ह्रास घटाने के लिए सही है, ताम्र ह्रास घटाने के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लो हानि को घटाने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का, यानी लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, 5 मिली हेनरी के स्वप्रेरण और 10 एम्पीयर की धारा वहन करने वाला चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी? ऊर्जा का मान क्या होगा? क्या दे रखा है कि 5 मिली हेनरी, एल का मान क्या है? एल बराबर है 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी के स्वप्रेरक और 10 एम्पीयर, आई बराबर क्या है? 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर की धारा वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली से ऊर्जा संग्रहण क्या होगा? ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या है? ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। तो देखो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, L का मान क्या है? 5 मिली हेनरी। तो इसको हेनरी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.005 हेनरी। तो क्या हो जाएगा? L का मान कितना है? 0.005 इंटू आई का स्क्वायर कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर। तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 0.005 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100। अब इसको इससे गुणा किया तो कितना हो रहा है? यानी 0.005 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 0.5। तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 0.5। अब 0.5 में 2 का भाग लगाएं तो क्या आ जाएगा? ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? 0.25 जूल में, 25 जूल। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0.25 जूल। किस में है? ऑप्शन देखो, ए में क्या है? 0.025 नहीं, बी में देखो 0.25 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 0.25 जूल। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेटों का रंग क्या हो जाता है? यानी बैटरी यदि निरावेशित है यानी डिस्चार्ज है तो इनकी प्लेटों का रंग क्या होता है? तो डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी की प्लेटों का रंग हल्का भूरा या सफेद होता है, यानी भूरा सफेद कह सकते हैं इसे हम, या हल्का भूरा कह सकते हैं। तो डिस्चार्ज अवस्था में तो हल्का भूरा होता है। पूर्ण चार्ज अवस्था में धनात्मक प्लेट का रंग गहरा भूरा और ऋणात्मक प्लेट का रंग ग्रे सलेटी होता है। तो इसमें डिस्चार्ज अवस्था में पूछा तो क्या हो जाएगा? भूरा होगा। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में देखो भूरा। राइट आंसर हो गया सी।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। यानी बैटरी के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इसका विशिष्ट गुरुत्व है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन देखो, ए क्या है, हाइड्रोमीटर सही है, बी बैरोमीटर नहीं, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, एमीटर नहीं, मोनोमीटर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या ओम नियम का पालन नहीं करता है, यानी जो दे रखे हैं इनमें से कौन क्या है जो ओम के नियम का पालना नहीं करते हैं। जो एक्टिव पुर्जे होते हैं वो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एपीटी है, मॉसफेट है, यूजेटी है, एसीआर है, डाइक है, ट्राइक है, ये जो भी है ये ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। जबकि आर, एल और ये सी, इन ये यानी पैसिव पुर्जे होते हैं, ये ओम के नियम की पालना करते हैं प्रतिरोध डीसी परिपथों में। तो अब ऑप्शन देखो, ट्रांजिस्टर ये नहीं करता है, डायोड ये भी नहीं करता है, बल्ब का फिलामेंट ये प्रतिरोधी प्रकार का होता है ये करता है, प्रतिरोधक ये भी करता है, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ट्रांजिस्टर भी नहीं करता है, डायोड भी नहीं करता है, तो ए और बी दोनों, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का श्रेष्ठ सुचालक है। जो दे रखे हैं इसमें से कौन सा पदार्थ है बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ऑप्शन देखो, रजत यानी चांदी सही है, स्वर्ण, ताम्र, जिंक, एल्यूमिनियम। तो जो दे रखे इनमें से सबसे अच्छी चालकता चांदी की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी रजत या चांदी। अगला क्वेश्चन है किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो कितने डिग्री पर वायर का, यानी कितने पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा। और वो ऑप्शन दे रखे वो भी केल्विन में, कितने केल्विन पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, कि किसी वायर का प्रतिरोध, यानी किसी वायर के प्रतिरोध का ताप गुणांक एल्फा क्या दे रखा है, एल्फा बराबर दे रखा है 0.00125 0.00125 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या दे रखा है, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध, यानी प्राथमिक तापमान इसे हम T1 कह सकते हैं। तो T1 का मान क्या है, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, इसे हम RT1 कह सकते हैं। RT1 क्या है, 1 ओम है। अब आगे क्या दे रखा है कि किस केल्विन पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा, यानी द्वितीयक अवस्था पर इसका प्रतिरोध, यानी T2 पर इसका प्रतिरोध कितना हो रहा है, 2 ओम। तो T2 का मान क्या होगा ज्ञात करना है, यानी द्वितीयक तापमान का मान क्या होगा। अब जो भी ये दे रखा है ये सेंटीग्रेड में दे रखा है, ये केल्विन में है, तो जो भी अपना सूत्र होगा वो सेंटीग्रेड से हल करेगा। तो इस केल्विन को सेंटीग्रेड में पहले तो बदलना होगा, यानी केल्विन को सेंटीग्रेड में किस प्रकार से बदलेंगे कि अपना सूत्र क्या है कि C/100 बराबर F -32/180 बराबर K -273/100 बराबर R/80, यानी ये इनमें एक तुलना है। तो अपन को तुलना करनी है सेंटीग्रेड और केल्विन को, तो C/100 बराबर K -273/100, ये 100 इधर गुणा में आएगा तो कट जाएगा, तो क्या होगा, यानी C बराबर हो जाएगा K -273, यानी जो भी केल्विन में जो मान दे रखा है इनमें से 273 घटा दो तो सेंटीग्रेड के बराबर आ जाएगा, या सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दो तो केल्विन में आ जाएगा मान। तो ये 300 केल्विन है, इसका सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, C बराबर 300 - 273, यानी केल्विन में कितना है 300, तो 300 - 273 तो सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा, 300 में से 273 लेस कर दो कितना आ रहा है 27, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि इस केल्विन को भी हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 डिग्री
सेंटीग्रेड, इसे हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। अब देखो इसको हल करो, किस प्रकार से हल करेंगे। देखो अपना सूत्र क्या है कि RT2 बराबर RT1 1 प्लस एल्फा T2 बट्टा 1 प्लस एल्फा T1। जो भी मान दे रखे हैं वो रख दो। RT2 का मान क्या है, RT2 बराबर है 2, तो 2। RT1 का मान क्या है, ये रहा 1। 1 प्लस एल्फा का मान क्या है, 0.000125 इंटू T2। T2 का मान कितना है ज्ञात करना है, तो इंटू T2 बट्टा 1 प्लस एल्फा 0.00125। T1 का मान कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंटू 27 क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब देखो एक ये गुणा में इधर भाग में आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी 2 बराबर 1 प्लस 0.00125 T2 बट्टा 0 इसको गुणा कर लो, 0.00125 को 27 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.00125 इंटू 27, तो ये हो रहा है 0.3375। 0.3375 क्या हो जाएगा, देखो आगे 2 बराबर 1 प्लस 0.00125 T2 बट्टा 1 इसमें जोड़ेंगे तो 1.3375 पक्षांतर कर लो, ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो क्या होगा 2 इंटू 1.3375 बराबर 1 प्लस 0.00125 T2, यही होगा। अब इसको 2 को 1.3375 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहां कर देते हैं, यानी 2 को इससे गुणा किया 2 इंटू 1.3375, 2 इंटू 1.3375 1.0, एक मिनट ये जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यानी 0.3375 ये हो गया 0.3375, ये हो गया यहाँ पे 1.03375, तो इसको गुणा किया तो कितना आ रहा है 2.0675, यानी इसको इससे गुणा किया तो कितना आ रहा है 2 यानी 2 को 1.03375 से गुणा किया तो आ रहा है 2.0675, 2.0675 बराबर 1 प्लस, अब ये 1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0.00125 T2। इसमें से एक लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.0675 बराबर 0.00125 T2। यदि T2 ज्ञात करना है तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये इधर रहेगा, ये इसकी संख्या बट्टे में चली जाएगी, तो 1.0675 बट्टा 0.00125, 1 बट्टा 0675 बट्टा 0.00125। इसको हल कर रहे हैं तो आ रहा है कितना 854, और ये किस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी
सेंटीग्रेड में कितना हो रहा है, यानी T2 कितना हो रहा है 854 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा क्या है इसमें, केल्विन में पूछा है। केल्विन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल रहे हैं तो 273 जोड़ दो, तो 854 प्लस 273 कितना हो रहा है, 854 में 273 जोड़ो कितना हो रहा है 1127, तो 1127 केल्विन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1127 केल्विन। इसमें देखो सी ऑप्शन में 1127 केल्विन, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर लंबी और 12 × 10⁻⁻6 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक वायर का प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। क्या दे रखा है देखो, एक मीटर लंबे, L बराबर क्या है, L बराबर है 1 मीटर, 1 मीटर लंबे और कट्टा क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या है 12 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक वायर का प्रतिरोध R बराबर है 2 ओम, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होगा ज्ञात करिए। तो देखो सूत्र क्या है कि R बराबर होता है L × रो बट्टा एरिया। ज्ञात क्या करना है, रो ज्ञात करना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R × एरिया इन कटा क्षेत्रफल बट्टा L। R का मान क्या है 2, कटा क्षेत्रफल क्या है 12 × 10⁻⁻6 बट्टा लंबाई कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 12 × 24, 24 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, तो क्या हो जाएगा 24 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। किस में देखो, डी ऑप्शन में देखो 24 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, तो राइट आंसर हो गया डी 24 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो चालक में क्या होता है, यानी क्या होता है, यानी एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो चालक, मान लो दो चालक के बीच में अचालक की प्रति यानी इंसुलेटर लगा दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, वह कैपेसिटर बन जाता है। अब कैपेसिटर की परिभाषा क्या है कि दो चालक प्लेटों को अचालक से पृथक कर देते हैं तो इसके अंदर आवेश विद्यमान हो जाता है, और इस युक्ति को तो हम कैपेसिटर कहते हैं, इस आवेश को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यह युक्ति क्या कहलाएगी, यह युक्ति कैपेसिटर यानी संधारित्र कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया संधारित्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ए। अगला क्वेश्चन है अगर किसी स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है तो एक समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का पावर क्या होगा। क्या कह रहा है कि कोई उपकरण है जो स्टार से कनेक्टेड है, यानी जो मान लो कोई मोटर है जो स्टार में कनेक्टेड है और इसका पावर P है, P का से मान लो जो भी है 5 HP, मान लो एक मोटर है जो स्टार में चल रही है, स्टार में ये 5 HP की है, समतुल्य डेल्टा कनेक्शन में सिस्टम का पावर क्या होगा, यानी इसी के समतुल्य यानी इसी के बराबर कोई 5 HP की मान लो मोटर दूसरी है जो डेल्टा में है, यानी पहली वाली मोटर स्टार में 5 HP की है, दूसरी वाली मोटर डेल्टा में 5 HP की है, तो इनकी दोनों की शक्ति क्या होगी यानी पावर क्या होगी समान रहेगी, यानी समतुल्य बता दिया कई, तो इसमें तो होगी समान। कई बार ये पूछ ले कि एक मोटर है इसको स्टार में प्रचलित कर रहे हैं तो इसकी शक्ति P है, मान लो यदि इसी मोटर को डेल्टा में परिवर्तित करें, इसी मोटर को यदि डेल्टा में परिवर्तित करें तो शक्ति 3 गुनी हो जाएगी, जो स्टार में उसके अपेक्षा डेल्टा में 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3P होगी। यदि ये देता तो यानी एक ही मोटर उसको स्टार में प्रचलित करे बाद में डेल्टा में प्रचलित करे तो स्टार में वह शक्ति लेगी, उसके अपेक्षा डेल्टा में 3 गुनी शक्ति लेगी। जबकि यहाँ प्रश्न ये चेंज है, इसमें अलग है कि एक कोई स्टार कनेक्टेड सिस्टम है इसका पावर P है, तो सेम इसी प्रकार का कोई मान लो इसी के समतुल्य कोई डेल्टा कनेक्टेड है, यानी जो
एक मोटर वो मान लो स्टार में चलने वाली है 5 है, कोई भी मान लो 5 एचपी या 3 एचपी की, और एक मोटर है जो डेल्टा में 5 या 3 एचपी की है, तो वो उनका सिर्फ पावर क्या होगा, दोनों का समान होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान, यानी स्टार का पी है तो डेल्टा का भी पी होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल का नाम क्या है, यानी सोलर सेल को अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो देखो किस में, ए में क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल सही है, बी में क्या है, फोटो केमिकल सेल नहीं, फोटो ट्रांजिस्टर नहीं, लेजर डायोड नहीं, एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए फोटोवोल्टाइक सेल, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू बिजली के उपकरण के लिए 3 पिन प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन किसकी सुविधा देता है, यानी कोई घरेलू बिजली के उपकरण है, इसके अंदर 3 पिन सॉकेट लगा हुआ है, तो ये तीसरा पिन किससे सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन से पिन हो गए, एक तो मोटा बीच का पिन ई, और एक एल, और एक एन, यानी ये लाइन का, ये नेचुरल का, और ये अर्थ का। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ये ई बिंदु है, अर्थ बिंदु है, यानी मोटा तीसरा पिन, ये मोटा जो अर्थ बिंदु होता है, ये किसकी सुविधा देता है। ऑप्शन देखो, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन की जांच करने के लिए नहीं, उपकरण की के लिए अधिक क्षमता नहीं, करंट के लिए वापसी मार्ग नहीं, ऑपरेटर की सुरक्षा यानी परिचालक की सुरक्षा सही है, उपकरण के लिए अधिक विश्वसनीयता ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए हम अर्थ करते हैं, यानी ये पिन दिया होता है। अगला क्वेश्चन है एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर किस में काम कर रहा होगा, यानी एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इसमें जो ट्रांजिस्टर काम होता है वो किस में काम कर रहा होता है, वो एक्टिव रीजन में, सक्रिय रीजन में काम कर रहा होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एक्टिव। किसमें देखो, ए में क्या, कट ऑफ रीजन नहीं, एक्टिव रीजन सही है, ओमिक रीजन नहीं, ब्रेक डाउन रीजन नहीं, कट ऑफ और सैचुरेटेड रीजन नहीं, एक्टिव रीजन, यानी राइट आंसर क्या जाएगा, एक्टिव रीजन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में फ्रिक्शन पिच कॉइल का प्रयोग किसके प्रभाव को कम करने में होता है, यानी फ्रिक्शन पिच कॉइल अल्टरनेटर में क्यों लगाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो किसमें, हंटिंग नहीं, हार्मोनिक्स सही, आर्मेचर रिएक्शन नहीं, पावर फैक्टर नहीं, सी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हार्मोनिक्स को के प्रभाव को कम करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है करंट का चटकना मुख्य रूप से किस में होता है, यानी करंट का चटकना इनमें से किस में होता है। ऑप्शन देखो, ऑयल सर्किट ब्रेकर नहीं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी एबीसीबी, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है, सही है। SF6 सल्फर है, हेक्साफ्लोराइड इसमें नहीं, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में करंट का चटकना ज्यादा होता है। तो राइट आंसर हो गया बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।